बुलंदशहर में 3 हॉटस्पॉट है, 3 थानों में है। बस्ती में 3 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। फिरोजाबाद में 3 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। सहारनपुर में 4 हॉटस्पॉट है, 4 थानों में है। महाराजगंज में 4 हॉटस्पॉट है, 2 थानों में है। सीतापुर में केवल 1 हॉटस्पॉट है, 1 थाने में है। और लखनऊ में 8 बड़े हॉटस्पॉट्स हैं, 4 छोटे हॉटस्पॉट्स हैं, 11 थानों में है। इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अंतर्गत जो थाने हैं वहां पर जो है विशेष रूप से हमें जन सहयोग लेकर 100% जो है लॉकडाउन का पालन करना पड़ेगा। जो थोड़ी बहुत भी रियायत थी वो रियायत नहीं रहेगी। और हम बहुत क्लियर करना चाहेंगे कि इन 15 जिलों के इन हॉटस्पॉट्स के अलावा बाकी जगहों पर जो है जो लॉकडाउन की प्रक्रिया अभी तक लागू है वो एज इट इज रहेगी। लेकिन कहीं किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं है, कहीं अनावश्यक किसी को जो है परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुछ सेक्शंस ऑफ मीडिया में एक रिपोर्ट ये चल गई थी कि पूरे जनपद में जो है बंदी है, ऐसा नहीं है। केवल इन हॉटस्पॉट्स में कार्रवाई कर जा रही है। सभी डीएम्स और एसपीज को और पुलिस कमिश्नर्स को निर्देशित कर दिया गया है। मैं डीजीपी साहब से चाहूंगा कि इन हॉटस्पॉट्स में क्या क्या चीजों को समाधान करना होगा, किन किन चीजों का ख्याल करना पड़ेगा, किन किन माध्यम से लोगों को सहयोग करना पड़ेगा, डीजीपी साहब बताएं। हमारे जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड 15 जनपद हैं जिनके विषय में आपको अभी अपर मुख्य सचिव साहब ने बताया है, उसमें क्लस्टर्स हैं जहां पर इस तरह के पीड़ित व्यक्तियों के रहने की या किसी हिस्ट्री उनकी जुड़ी हुई है उनसे। तो ये एरियाज वो पोटेंशियल पॉइंट्स हैं जहां से स्प्रेड की संभावना लगातार बनी हुई थी। तो ये तय किया गया है कि किसी जनपद में, जिन जनपदों की हम बात कर रहे हैं, वो एरियाज जो कॉन्सेंट्रेटेड क्लस्टर्स हैं कोरोना वायरस के, उनको हम इंटेंसिव लॉकडाउन में लाएं। उसका रीज़न ये है कि किसी तरह का इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो, उसको प्रॉपरली कंटेन किया जा सके। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और वो व्यवस्था ये है कि सबसे पहले वहाँ का सैनिटेशन विशेष रूप से इम्प्रूव करना। तो उसमें उस एरिया को कॉर्डन कर करके वहाँ पर जितना फायर सर्विस की गाड़ियाँ भी इस काम में लगाई गई हैं उनको लगा करके एक एक्सटेंसिव सैनिटेशन ड्राइव चलाया जाना। वहाँ पर लॉकडाउन को 100% लागू किया जाना, यानी कि जो पास सिविलियन इशूड हैं उन पासेस को भी स्थगित किया जाएगा इस अवधि में, जिस अवधि में एक्सटेंडेड और इंटेंसिव लॉकडाउन हम लागू कर रहे हैं। जो सप्लाईज का बिंदु पैदा हो रहा है वो ये है कि वहाँ पर जो लोग उन एरियाज में रह रहे हैं वहाँ पर सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट मेडिकल सप्लाईज वो डोर स्टेप पर मुहैया कराएगा। यानी बाहर लोग आकर के दुकानों पर खरीदारी नहीं करेंगे, चाहे वो दवा हो, चाहे बैंकिंग सर्विसेज हो, चाहे वो किसी और प्रकार की सर्विसेज हो, वरन उनको आवश्यकता अनुसार उनके डोर स्टेप पे प्रोवाइड किया जाएगा। किसी भी तरह की आवाजाही उस एरिया में उसी प्रकार रोकी जाएगी जिस प्रकार नॉर्मल कर्फ्यू में रोकी जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पर लोगों को चिन्हित किया जाएगा, कौन आदमी कहाँ किस मकान में रह रहा है, वो कितने फासले पर है उन लोगों से जो जहाँ पे पहले इस तरह के लोगों का रहना पता चला है, जहाँ पे वो लोग रहे हैं, उनके परिवार के लोग रहे हैं, इससे उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। और ये जो तमाम सारे लोग आवागमन कर रहे हैं कि एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले को जाना है तो बीच से होकर के निकल रहे हैं, इसको बिल्कुल रोक दिया जाएगा। कहने का मतलब कि बैरिकेडिंग करके उन एरियाज को बिल्कुल सेग्रीगेट किया जाएगा, वो जीरो जोन बना दिए जाएंगे ट्रैफिक के लिए। तो ये प्राइम व्यवस्था लागू की गई है, एनहांस्ड सैनिटेशन, डोर स्टेप सप्लाईज और बैरिकेडिंग ऑफ द एरिया सो दैट कोई भी किसी तरह का कंटेजियन स्प्रेड होने की कोई संभावना न रहे। ये व्यवस्था हमारी है। इसमें 3-4 चीजें और बता दूं। एक तो नए फायर ब्रिगेड्स आज भेजे गए हैं हर जिले में, आपने खुद ही देखा होगा। तो इन फायर ब्रिगेड से सैनिटेशन, सोडियम हाइपोक्लोराइड का जो है सैनिटेशन भी कराया जाएगा। इन एरियाज में 112 यूपी 112 की गाड़ियां विशेष रूप से रखी जाएंगी। लाउड स्पीकर्स का इस्तेमाल करके लोगों को जो है सूचना भी दी जाएगी, आगाह भी किया जाएगा।
जरूरत पड़ेगी तो पुलिस ड्रोन्स का भी इस्तेमाल करेगी। इन एरियाज में अगर कोई बैंक वगैरह है या राशन दुकान है, उसको अभी फिलहाल 15 तारीख तक नहीं खोला जाएगा और वहां पर जो है सड़कों पर हम मीडिया को भी जाने नहीं देंगे। अगर जरूरत पड़ेगी तो ऑफिशियल फोटोग्राफर्स कुछ जा सकेंगे, तो जिससे कि वहां आवाजाही कम रहे और वहां संख्या लोगों की बहुत ही सीमित रहे। तो ये चीजें जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। इसमें पूरा जिला नहीं लिया गया है, हम फिर से आपको स्पष्ट कर दें, केवल बहुत ही लिमिटेड एरिया जहां पर कि लोग ऐसे पाए गए हैं जहां उनके हित में, पब्लिक के हित में, उन घरों के हित में, उन लोगों के हित में, उस एरिया और मोहल्ले के हित में है, वहां ये कार्रवाई की गई। जैसे जैसे कुछ एरियाज में लॉकडाउन का जो है पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, 14 दिन पूरे हो जाएंगे, जैसे आगरा में पहले कुछ 3 और 4 जगह थे वो पूरे हो गए थे, तो वो वैसे वैसे खोल दिए जाएंगे। हाल फिलहाल ये व्यवस्था 15 की सुबह तक यानी 14 तारीख तक ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो कहीं किसी को कोई भ्रम नहीं रहना चाहिए। एनसीआर के एरिया में 1-2 जगह पर इस तरह की सूचना मिली थी कि लोग अनावश्यक रूप से खरीदने के लिए निकले थे, वो उचित नहीं। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि कृपया आज अपनी ब्रीफिंग करने की। हाँ जी बताइए। अब उसको हमने क्लैरिफाई आपको कर दिया है, अब आप जो सही स्थिति है वो जो है लोगों को बताएं। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य। धन्यवाद। 15 की सुबह तक जब तक की लॉकडाउन की व्यवस्था अभी है, वर्तमान में है, वैसे ही तभी तक किया गया। मैं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य से चाहूंगा कि आप अपना डिटेल। धन्यवाद। प्रदेश में अभी तक कोरोना वायरस के संक्रमण की स्थिति इस प्रकार है। कुल मिलाकर के प्रदेश में 343 पॉजिटिव केसेस आए हैं। इनमें से 187 तबलीगी जमात से जुड़े हुए लोगों के केसेस हैं। 26 लोग उपचारित होकर के 187 आउट ऑफ 343 187। इसमें से 26 लोग पूर्णतः उपचारित होकर डिस्चार्ज होकर घर जा चुके हैं। अभी जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ रहा था तभी सूचना मिली कि पीलीभीत में एक महिला है शकीला, जिनकी उम्र 73 साल है, उनकी भी सेकेंड रिपोर्ट निगेटिव आ गई है, तो वो भी आज शाम तक या कल सुबह तक डिस्चार्ज हो जाएंगी। एक हम लोगों ने, जैसे आपको मैंने बताया था, एक हम लोगों ने ये शासनादेश जारी किया है कि पूलिंग ऑफ पेशेंट्स होगा। 2-3 जिलों के पेशेंट एक ही जगह रख लिए जाएंगे, जिससे रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट हो। अगर किसी जिले में 1 या 2 मामले आते हैं और दूसरे जिले में भी 1 या 2 मामले आते हैं, तो उन चारों मरीजों को एक ही अस्पताल में रख लिया जाएगा। इसको हम पूलिंग ऑफ पेशेंट्स नाम हमने दिया है, ताकि जो मैन पावर है, हेल्थ केयर टीम है, उसका एक्सपोजर सिर्फ एक हेल्थ केयर टीम का एक्सपोजर होगा, 2 हेल्थ केयर टीम एक बार में एक्सपोज नहीं होगी। साथ ही साथ जो कंज्यूमेबल्स हैं, पीपीई किट्स हैं और चीजें हैं, 95 मास्क हैं, उनका भी जुडिशियस मैनेजमेंट हो सकेगा। आपको त्रिस्तरीय व्यवस्था के विषय में बिल्कुल जानकारी है, मैं कई दिनों से आपको बता रहा हूं, L1, L2, L3। उसके अलावा कल हम लोगों ने एक और गवर्नमेंट ऑर्डर जारी किया है, जिसमें हम लोगों ने एक और नई कैटेगरी, जिसका नाम L1 अटैच्ड फैसिलिटीज या L1 के समकक्ष इकाइयां, उनका नाम रखा है। ये वो इकाइयां होंगी जो केस मैनेजमेंट हो रहा है प्रदेश में कोविड के पेशेंट्स का। उसमें ये देखा गया कि 75% केसेस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल एसिम्टोमेटिक हैं, जिनमें कोई भी लक्षण नहीं आते हैं, न कोई बुखार, न कोई सर्दी खांसी जुकाम, बिल्कुल एसिम्टोमेटिक है और उनका कोई केस मैनेजमेंट डिफिकल्ट नहीं होता है। तो वैसे को देखते हुए कि 75% केसेस ऐसे आ रहे हैं, एक कंजर्वेटिव एस्टीमेट लिया गया, उसको 50% मानते हुए हमने, जबकि वो 75% है, 1:1 के रेशियो पर हमने L1 अटैच्ड फैसिलिटी में हम बेड्स क्रिएट कर रहे हैं। तो हमारे लगभग 10,000 बेड्स L1, L2, L3 में हैं, उसी के बराबर 10,000 बेड्स हम L1 अटैच्ड फैसिलिटी में क्रिएट करने जा रहे हैं। ये अस्पताल नहीं है, L1, L2, L3 हॉस्पिटल्स हैं या मेडिकल कॉलेजेस हैं। ये L1 अटैच्ड फैसिलिटी जो है, L1 या L2 के पास कोई बिल्डिंग होगी, हॉस्टल होगा, लॉज होगा या कोई होटल होगा,
उसमें हम 100 या 125 बेड्स का एक फैसिलिटी हम क्रिएट करेंगे और जरूरत पड़ने पर हम उतने पेशेंट्स को जो एसिम्टोमेटिक होंगे उनका मैनेजमेंट, केस मैनेजमेंट वहां किया जा सकेगा। इस प्रकार से जो अगर कोई ऐसी स्थिति आती भी है जिसकी कोई हम संभावना नहीं देखते, फिर भी अगर कोई ऐसी स्थिति आती है तो हमारे पास 20,000 पेशेंट्स को एक बार में रखने की हमारी व्यवस्था होगी। एक हम लोगों ने जो केसेस आए हैं उनका हमने एक एज वाइज एनालिसिस किया है। उसमें हम लोगों ने ये पाया कि जो 0 से 20 वाला एज ग्रुप है उसके 16% के करीब मरीज उस कैटेगरी में फॉल करते हैं। 0 to 20 में सबसे ज्यादा फॉल कर रहे हैं मरीज 21 to 40 के कैटेगरी में। 44% पेशेंट्स 21 to 40 के कैटेगरी में हैं। 41 से 60 के कैटेगरी में 27% मरीज हैं। और जो आपके माध्यम से हम लोग बार बार एडवाइजरी दे रहे हैं कि अपने बुजुर्गों को इससे बचाएं, वो एडवाइजरी आप लोगों ने जो इतना इसमें जागरूकता पैदा की है उसका ये कारण है कि जो 60 प्लस के लोग हैं उनके परसेंट सबसे कम है। 60%, 60 प्लस वाले लोग केवल 13% हैं जो कि इससे अफेक्ट हुए हैं। 41 से 60 वाले 27%, 21 से 40 वाले 44% और 0 से 20 वाले 16%। यानी सबसे बुजुर्ग और सबसे जो कम एज के लोग हैं उनका प्रतिशत कम है, बीच वालों का प्रतिशत ज्यादा है। जो इसमें एक दवा होती है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, वो सभी मेडिकल कॉलेज, सभी अस्पतालों, सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। हेल्थ केयर वर्कर्स जो सीधे कोविड-19 के पेशेंट्स के संपर्क में आते हैं, जो ट्रीटमेंट करते हैं, उनके लिए इसका प्रयोग प्रोफाइलैक्टिक के रूप में रिकमेंडेड है। तो वो टैबलेट हर जगह हमने उपलब्ध करवा दिया है। बाकी के लॉजिस्टिक्स भी लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। आज हम लोगों की अभी भारत सरकार से वीसी चल रही है और जो हमारे फील्ड के ऑफिसर्स हैं, सीएमओज हैं, सीएमएस हैं, उनके साथ भी वीसी चल रही है। अब हम लोग कल से टेस्टिंग को रैंप अप करने जा रहे हैं। अभी तक हम 700-800 सैंपल हम कर रहे थे। अब हमारी कोशिश ये होगी कि कल से हम इसको डबल कर दें और हम 1,500 के करीब सैंपल हम प्रतिदिन हम प्राप्त करें। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं है वहां भी जो इन्फ्लुएंजा लाइक जो सिम्टम्स वाले मामले होते हैं कम्युनिटी में, या जो प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर के हॉस्पिटल में जो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के केसेस होते हैं, जिनको हम सारी कहते हैं, उनके केसेस के सबके सैंपलिंग किया जाएगा ताकि ये मालूम पड़ सके कि कम्युनिटी में किसी प्रकार का ट्रांसमिशन, मतलब ट्रांसमिशन कम्युनिटी में नहीं, कहने का मतलब कि उस एरिया में किसी प्रकार का कोई ट्रांसमिशन तो नहीं है। जिन जिलों में बिल्कुल भी केसेस नहीं आ रहे थे, जिनमें गाइडलाइंस के हिसाब से भी हमको बहुत ही कम सैंपल्स लेने थे, वहां भी हम अपने सैंपलिंग को रैंप अप कर रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की किसी संभावना को बिल्कुल रूल आउट किया जा सके। जैसा आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह आज निर्देश दिया है कि जहां भी ज्यादा केसेस हो रहे हैं वहां लॉकडाउन का बहुत ही बिल्कुल स्ट्रिक्टली उसको एनफोर्स कराया जाए ताकि लोगों का जो सोशल डिस्टेंसिंग है, वो जो वॉलंटरली वो लोग निकलने के बाद उसको ब्रीच कर देते हैं, वो बिल्कुल ब्रीच ना होने पाए, जिससे कि जो ये कंटेजियन है, जो ये इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को जहां है उसको वहीं पर थामा जा सके और इसको थाम करके जो इन्फेक्शन का रेट है उसको हम लोग बिल्कुल बहुत कम कर सके। आपने देखा होगा कि पीछे 5-6 दिनों में जब से तबलीगी जमात के केस आने शुरू हुए थे तो एकाएक एक स्पाइक आया था, बहुत बड़ा जंप आया था। अब वो जंप जो आया था वो अब धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अब हमारे लिए बहुत जरूरी है कि जब हमने उन सारे लोगों को निकाल करके उनकी टेस्टिंग हमने कर ली, तो अब बहुत जरूरी है कि जो लोग भी हमारे माइग्रेंट वर्कर्स आए हैं या फॉरेन से जो लोग आए थे, उनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं, उन सबों में किसी प्रकार का इन्फेक्शन सर्कुलेट नहीं करे। उसके लिए लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड वॉशिंग जो बहुत जरूरी है, साबुन पानी से लगातार अपने हाथ को धोते रहना, जिससे कि इन्फेक्शन आपके मुंह, आंख और नाक के जरिए आपके शरीर में न जा सके वो। और साथ ही साथ आपको हमने ये भी बताया था कि आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। आपके माध्यम से हमको जनता को बताना है कि इम्यूनिटी को बूस्ट करिए। इसके लिए नीम की पत्ती का सेवन या तुलसी अदरक का काढ़े का सेवन, इस तरह की जो चीजें होते हैं, गिलोय का सेवन, गर्म पानी पीना, ये सब करें जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो। और उसके अलावा जो आप लोगों ने मास्क लगा रखा है, वो हमने आपको एक एडवाइजरी आपने देखा होगा हमने जारी की थी। अब उसको हम लोग एपिडेमिक्स नोटिफिकेशन के अंतर्गत
एक ऑर्डर करने जा रहे हैं कि हर आदमी को जो बाहर निकलेगा, हर व्यक्ति, उसको अपने चेहरे को कवर करना आवश्यक होगा, चाहे वो मास्क से करे, चाहे वो गमछे से करे या तौलिए से करे या रुमाल से करे या दुपट्टा से करे, बट अपने चेहरे को कवर करना होगा, जिससे कि संक्रमित होने की संभावना नहीं के बराबर रह जाए। क्वारंटाइन में भी हमारे इस समय बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं। सहारनपुर में 795 लोगों को क्वारंटाइन किया गया है, शामली में 243, लखनऊ में 147, आगरा में 400, मेरठ में 342, गौतम बुद्ध नगर में 657। इस तरह से जो संक्रमण को कंट्रोल करने के, नियंत्रित करने की जो प्रक्रिया है, उस पर बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही तेजी से पूरे प्रदेश में काम चल रहा है। धन्यवाद। लखनऊ के पॉजिटिव केस की कुल संख्या है, देखिए 24, आगरा 64, लखनऊ 24, गाजियाबाद 23, गौतम बुद्ध नगर 58 और मेरठ 35। ये सबसे ज्यादा केसेस वाले जिले हैं। अभी आपने बोला है कि सर आप लोग अब और ज्यादा रैंप अप करेंगे हर जिले में और हॉटस्पॉट्स में, क्या इसको इससे जोड़ के देखा जा सकता है कि यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने बोला है कि स्क्रीनिंग करनी है और जो हॉटस्पॉट्स में जाके ज्यादा से ज्यादा स्क्रीनिंग की जाए, क्या इससे जोड़ के देखा जाएगा? नहीं, इसको देखिए ऐसा है कि जो भी स्ट्रैटेजी बन रही है वो यूनियन गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की साझा स्ट्रैटेजी बन रही है। जो भी यूनियन गवर्नमेंट के इसमें निर्देश आते हैं हम उसको फॉलो करते हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट भी ये कह रही है और हम लोग भी ये महसूस कर रहे हैं कि जब हमारे नंबर्स फिर से गिरने शुरू हो गए हैं तो ये बहुत जरूरी है कि हम एग्रेसिव कंटेनमेंट करें। और एग्रेसिव कंटेनमेंट तभी होगा जब हम टेस्टिंग रैंप अप करेंगे, और अगर कोई भी केस आता है उसको और उसके कॉन्टैक्ट को हम फैसिलिटी में ले आएंगे, तभी हम इन्फेक्शन पर हम कंट्रोल कर पाएंगे। थैंक यू। एंटीबॉडी टेस्ट किट भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। उसका हमारा टेंडर 11th को खुल रहा है, और अदरवाइज भी जो वेंडर्स जिन्होंने और स्टेट्स को सप्लाई किया है उनको भी हम रिक्वेस्ट। तो बड़ी खबर इस वक्त आप यहां पर सुन रहे थे। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, जिस बाबत ये जानकारी दी गई कि 15 अप्रैल तक वो 15 जिले सील होंगे। लेकिन यहां पर जो वो कंफ्यूजन की स्थिति थी वो भी अब साफ हो गई है स्थिति कि वो 15 जिले पूरी तरह से नहीं सील होंगे, बल्कि जो इफेक्टेड जो ज्यादा प्रभाव जहां पर देखा जा रहा है, जो हॉटस्पॉट्स हैं, उनको पूरी तरह से सील किया जाएगा। अविनाश सिंह इस वक्त और विस्तार से जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो अविनाश, एक कंफ्यूजन जो था कि ये क्या 15 जिले जो हैं वो पूरी तरह से सील होंगे या नहीं, तो कम से कम ये जो कंफ्यूजन है वो भी यहाँ पर क्लियर हो चुका है। लेकिन लोगों को ये भी समझना होगा कि पूरी तरह से बंद है, मतलब पूरी तरह से बंद है ये हॉटस्पॉट्स, कुछ भी नहीं खुलेगा। बिल्कुल, देखिए थोड़ी सी भ्रम की स्थिति जरूर थी, लेकिन सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जिन 15 जिलों को चिन्हित किया गया है और उन 15 जिलों में जिन हॉटस्पॉट्स को चिन्हित किया गया है, सिर्फ उन्हीं को सील किया जाएगा। और सील का मतलब पूरी तरीके से सील रहेगा। अभी तक जो जरूरत के सामान मिल रहे थे, यानी कि उन इलाकों में जिन इसेंशियल सर्विस को जारी रखा गया था, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। जिसमें अगर मेडिकल स्टोर की बात करें, राशन की दुकानों की बात करें, या जो दूसरी दुकानें हैं वो भी पूरी तरीके से बंद रहेंगी, क्योंकि सरकार ने साफ किया है कि डोर स्टेप डिलीवरी की जाएगी, यानी कि डोर टू डोर डिलीवरी करने की व्यवस्था सरकार की तरफ से सुनिश्चित की जाएगी। और चूंकि सरकार की मंशा एक बिल्कुल साफ है कि ये वो इलाके हैं जिनको चिन्हित किया गया है, इन इलाकों में काफी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और चूंकि कम्युनिटी स्प्रेड होने का खतरा ना हो और इसको रोका जा सके, उस लिहाज से सरकार ने ये एक बड़ा कदम उठाया है। और ये जो पूरी एक्सरसाइज आपको बताना चाहूंगा, ये जो पूरी एक्सरसाइज है, जो कि खबर आ रही है कि लाइन लगने भी लगी है। बिल्कुल, देखिए प्रदेश के कई जिलों से खबर आ रही है कि लोगों में थोड़ी भ्रम की स्थिति है, लेकिन लोगों को समझना पड़ेगा कि सभी जिन जिलों का जिक्र किया जा रहा है, अगर हम लखनऊ की बात करें तो जो पूरा लखनऊ जिला है उसको सील नहीं किया जाएगा, बल्कि लखनऊ में 11 स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। और चूंकि लखनऊ की बात करें तो लखनऊ के 4 से 5 जो जगह हैं वो पहले से ही सील किए जा चुके हैं, जिसमें कि सदर, आपको याद होगा कि सदर वो इलाका है जहां पर 3 से 4 दिन पहले 12 जमाती मिले थे जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। बाद में सदर इलाके को सील किया गया। उसके बाद लखनऊ
लखनऊ के कुछ और दूसरे इलाके जहां से कोरोना पॉजिटिव मिले थे, उन इलाकों को सील किया गया। तो चूंकि ये प्रक्रिया आज से नहीं चल रही है, पिछले कुछ दिनों से चल रही है, तो लोगों में भ्रम की स्थिति जरूर है। लेकिन लोगों को यह बात समझ में आनी चाहिए कि 15 जिलों का जिसका बार बार जिक्र किया जा रहा है, उन 15 जिलों में जिन हॉटस्पॉट को चिन्हित किया गया है, उन इलाकों को सिर्फ सील किया जाएगा। बिल्कुल, वो 15 जिले मतलब पूरी तरह से वो सील नहीं होंगे, वो जहां पर ज्यादा प्रभाव देखा जा रहा है उन इलाकों को सील किया जाएगा, उनको पूरी तरह से सील किया जाएगा। 15 जिले जो है वो पूरी तरह से लॉकडाउन नहीं होने जा रहे हैं, पूरी तरह से बंद नहीं होने जा रहे हैं, सिर्फ जो हॉटस्पॉट्स हैं जो चिन्हित किए गए हैं। आप बने रहिए अविनाश हमारे साथ, एक ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा, लेकिन इस पर आगे भी हमारी नजर बनी हुई है।